नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज का खास शो कोई सताए हमें बताए। आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से महिलाओं के लिए। मुद्दा है आखिर असुरक्षित महिलाएं कहां जाएं। जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चिरागों से हो, बेटियां घर में भी उजाला करती हैं। ये महज अल्फाज नहीं बल्कि सच्चाई है। लेकिन सच ये भी है कि आज भी जब कोई बेटी घर से बाहर निकलती है तो माता पिता का दिल घबराने लगता है। सोचिए, जब रात के अंधेरे में कोई लड़की नौकरी से लौटती है तो उसके माता पिता की आंखों में नींद नहीं होती, चिंता होती है। एक फोन, एक मैसेज और बार बार वही सवाल, अच्छे से तो पहुंच गई हो ना। ये सिर्फ एक माँ की आदत नहीं बल्कि उस फिक्र की निशानी है जो हर माता पिता के दिल में अपनी बेटी के लिए पल पल जिंदा रहती है। ये चिंता सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं बल्कि हमारे समाज का आईना है। क्योंकि सच ये है कि चाहे दिन हो या फिर रात हो, सड़क हो या फिर दफ्तर हो, महिलाओं की सुरक्षा आज भी सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक हर बेटी बेखौफ होकर जीना और सफर करना ना सीख ले, तब तक ये सवाल गूंजता रहेगा, आखिर कब सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां। देश की आधी आबादी, वो आबादी जो घर से लेकर दफ्तर तक, स्कूल से लेकर संसद तक हर जगह अपनी पहचान बना रही है। लेकिन सोचिए, वही आधी आबादी अगर खुद को असुरक्षित महसूस करे तो यह हमारे समाज और सिस्टम दोनों पर सबसे बड़ा सवाल है। कई घटनाएं सामने आती हैं जो दर्शाती हैं महिलाओं की असुरक्षा को लेकर। लेकिन घटनाएं तो छोड़िए, एक रिपोर्ट हाल ही में सामने आई नारी 2025 की, और इस रिपोर्ट के अनुसार देश की 40% महिलाएं मानती हैं कि वो सुरक्षित नहीं हैं। यानी कि हर 10 में से 4 महिलाओं का ये रेशियो समझिए। अपने ही शहर, अपनी ही गली, अपनी ही सड़क पर वो डर के साए में जीती हैं। चाहे मेट्रो हो, बस हो, बाजार हो या दफ्तर हो, घूरती नजरें, फप्तियां, छेड़खानी और डर का एहसास, ये उनके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सवाल साफ है कि अगर 40% महिलाएं ही खुद को सुरक्षित ना माने तो फिर किस पर भरोसा किया जाए? कानून पर, व्यवस्था पर, या फिर उस समाज पर जो हर बार वादा तो करता है लेकिन बेटियों की सुरक्षा के सवाल पर वो नाकाम ही साबित होता है। दिल्ली क्या, हर जगह ही है ऐसा। तो अब कोई दिल्ली स्पेशली तो है नहीं कि कहीं पे कोई लड़कियां अनसेफ है, हर जगह ऐसा ही है। लाइक बहुत ही कॉमन है। मतलब अगर डेली, मतलब जैसे कि डेली बेसिस पे नहीं होता है, पर हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम बात करते हैं एक दूसरे से, तो सबके साथ कुछ ना कुछ हो रखा होता है। और ये बाहर नहीं होता, ये कॉलेज के अंदर हो रहा होता है। कॉलेज के हमारे साथ में पढ़ने वाले कर रहे होते हैं बेसिकली। सेफ तो फील नहीं करते हैं, पर कभी कभी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि मतलब हम लोग जा रहे हैं, डायरेक्टली कोई कुछ नहीं कहता, बट आपको फीलिंग आती कोई आपको देख रहा है, लगातार कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है, और आप लोग फिर बहुत अनसेफ फील करते हो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कॉल कर या तो इग्नोर करेंगे, क्योंकि आप लोग जाके बोल नहीं सकते, क्योंकि वो हमने तो ऐसा नहीं किया है, हर कोई डिनाई करेगा। तो अब क्या करते, टाइम से या तो घर निकलने की कोशिश, किसी अपने फ्रेंड को कॉल करेंगे, फिर घर पे कॉल की मम्मी मुझे ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है। जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ या फिर कहीं और भी, जैसे ऑफिस से कभी लेट हो जाऊं, तो हमेशा अनसेफ सा फील होता है। जब भी अगर मैं रास्ते में अकेले जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। मतलब पूरी राजधानी में ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है अभी तक कि मुझे हमेशा अनसेफ सा, एक असुरक्षित माहौल महसूस होता है। नहीं, मतलब हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सेफली जाते हैं, सेफली कराते हैं। बाकी थोड़े बहुत कमेंट्स तो हर जगह ही चलते हैं। लड़कियों को थोड़ा बहुत करना चाहिए। अगर आप उनको कोई कुछ कहे तो उनको कस के जवाब दे दो, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कुछ बोलने की। सिचुएशन फेस नहीं की है, बिकॉज मैं तो बचपन से रह रही हूँ एंड ये जगह से मैं बहुत फेमिलियर भी हूँ, और इधर के लोग जो है वो बहुत फ्रेंडली। तो ऐसा कुछ तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सब मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग मोस्टली, बट अभी जैसे फेस्टिवल का टाइम है तो आराम से बाहर निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे क्राउड अच्छा है भोपाल का एक्चुअली। तो ये आपने लड़कियों की, महिलाओं की प्रतिक्रियाएं सुनी। वो लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं, वो महिलाएं जो दफ्तरों में नौकरी करती हैं, अब चिंताएं भी बढ़ती हैं माता पिता की। देश में 40% महिलाएं जो हैं वो असुरक्षित हैं। सवाल बार बार यही खड़ा होता है, ये जो आंकड़ा आया है वो बड़ा गंभीर है। आखिर जिम्मेदार कौन है देश में 40% महिलाओं के असुरक्षित होने पर?
सवाल ये भी खड़ा होता है कि कड़े कानून, सख्त कानून हैं, इसके बावजूद आखिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि महिलाओं को लेकर आखिर सोच में बदलाव कब आएगा, क्योंकि आज भी खासतौर से हेल्दी वर्क कल्चर की बात हो, लेकिन अभी भी शायद मानसिकता जो है वो लड़कियों को अभी भी असुरक्षित महसूस कराती है। ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं, और ये तमाम जो सवाल है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल होगा उनके साथ में मैं मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये भी बता दूं आखिर इस पूरे मामले को लेकर, इस रिपोर्ट पर, इस आज के विषय पर आपकी क्या राय है। आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर्स नजर आएंगे, उन नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए, फोन कॉल कीजिए, और अगर आप या आपका कोई अपना भी इस तरह से कभी असुरक्षा का भाव उसके मन में आया हो, या कभी वो इस तरह से विक्टिम रहा हो, तो आप भी हमारे साथ में ज़रूर जुड़ सकते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमारे साथ ज़रूर साझा करें। फिलहाल मेरे साथ में मनोचिकित्सक डॉक्टर सुगंधा गुप्ता जो है वो भी जुड़ रही हैं, और डॉक्टर उपासना सिंह जो हैं वो भी हमारे साथ में HTF की अध्यक्ष हैं, हमारे साथ में जुड़ी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मेहमान और भी हमारे साथ में हाल ही में जुड़ेंगे, तो उनकी भी तस्वीरें जल्दी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगी। लेकिन सुगंधा गुप्ता जी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में महिलाओं की सुरक्षा जो है वो काफ़ी गंभीर विषय हमेशा से रहा है। सिर्फ मैं सरकार नहीं, सामाजिक तौर पर भी अगर देखूं तो ये विषय बहुत गंभीर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद जागरूकता चलाने की, जागरूकता अभियानों की तमाम बातें होती हैं, इसके बावजूद में ये जो रिपोर्ट है बहुत सीरियस स्थिति को दर्शाती है। क्या मनोस्थिति होती है, कैसे देखती हैं इस रिपोर्ट को? देखिए, ये बिल्कुल वास्तविकता है, और अभी आपने कुछ फीमेल से, लेडी से, लड़कियों से हमारी बात कराई, जिनमें से ज्यादातर ने यही कहा कि भाई मुश्किल है समाज में निकलना, सेफली चलना, स्पेशली कुछ पर्टिकुलर समय के बाद। परंतु बहुत एक या दो ही चुनिंदा लड़कियां थी जिन्होंने कहा हम सेफ फील करते हैं। तो ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। हमारी सोसाइटी में फीमेल जेंडर को बचपन से ही एक अलग नजरिए से देखा जाता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो मानसिकता जो है छोटे से बच्चे से लेकर बड़े होने तक बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जागरूकता फैलाने के बावजूद यदि हम देखें तो हमारे जो सोशल मीडिया है, हमारी जिस तरीके की पिक्चर्स हम लोग देखते हैं, जिस तरीके के हम OTT के शोज देखते हैं, वहां से भी जागरूकता की बजाय उल्टा ही हम ये देखते हैं कि फीमेल्स के साथ में जेंडर वायलेंस हो रहा है या डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, उनकी आइडेंटिटी क्वेश्चन हो रही है, वो अनसेफ फील कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ये सभी जगह इस तरीके से फैली हुई है कि इससे बचना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ये रिपोर्ट 100% सही है। रादर मैं ये कहूंगी कि शायद ये आंकड़े थोड़े कम ही हैं, क्योंकि आपने खुद ही सुना, एक स्पीकर ने कहा कि भाई हम कुछ नहीं करते, हम कर ही नहीं सकते, हम कर क्या लेंगे। तो ये रिपोर्ट्स तो आधी टाइम बाहर तक पहुंचती नहीं है कि कहीं NCRB में जुड़े, कहीं पुलिस में FIR हो। अभी जो रिसेंट केसेस हुए, एक हरियाणा भिवानी में एक लेडी की जो लाश मिली बहुत ही खराब हालत में, यदि आप देखें जब उसके फादर गए पुलिस स्टेशन में तो उन्होंने इनकार कर दिया कि जी किसी साथ भाग गई होगी, छोड़ दो। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है हमारी प्रोटेक्शन करने वाली, हमारी सुरक्षा करने वाली पुलिस कर्मचारियों का। तो जब वही सेंसिटाइज नहीं है तो आप आम समाज के लड़के लड़कियों से क्या सेंसिटाइजेशन मांगे। बिल्कुल, ये बड़ा गंभीर विषय अब जो नज़र आता है, खासतौर से अगर हम मेट्रोज़ की बात करते हैं। कहा जाता है कि मेट्रोज़ में लोग बड़े सपने, बड़े उम्मीदों के साथ में आते हैं नौकरी पाने की चाहत में। और मैं उपासना जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने व्यूअर्स को दो बड़ी बातें बताऊं कि हमने ये तो आपको बताया कि महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, 40% महिलाएं, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर महिलाएं सुरक्षित और असुरक्षित दोनों महसूस करती हैं। सुरक्षित शहरों की जो सूची है उसमें कोहिमा है, विशाखापट्टनम है, भुवनेश्वर है, आइजोल है, गैंगटोक है, ईटानगर है, मुंबई जैसा बड़ा शहर वो सबसे सुरक्षित महिलाओं के लिए माना जा रहा है। यहाँ की जब महिलाओं से सर्वे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित महसूस कराने की बात कही। लेकिन चौंकाने वाली बात, जो असुरक्षा जहां पर महिलाओं को सबसे ज्यादा है उसमें बिहार की राजधानी पटना, राजस्थान, जयपुर बड़ा अच्छा शहर है, खूबसूरत शहर है, लेकिन यहाँ पे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची, ये वो इलाके हैं जहां पर महिलाएं अपने आप को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं।
राह पर चलते कई बार लड़कियां शिकार हो जाती हैं। उपासना सिंह जी, ये जो मामले हैं ये कितने गंभीरता अभी आपको नजर आती है, क्योंकि कई योजनाएं हैं जिसके तहत ये कहा जाता है कि हेल्पलाइन नंबर्स हैं, पुलिस की तरफ से समय समय पर ड्राइव होती है, लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और बाकायदा सबको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। महिला सुरक्षा को लेकर भी कई योजनाएं जो है वो संचालित की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद आज की डेट में अगर ये स्थिति है तो बहुत ये चिंता का विषय है। बिल्कुल आप सही कह, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात को इस चीज से शुरू करूंगी कि ये जो रिपोर्ट आपने प्रस्तुत की है इसका आधार क्या है। इसका आधार अगर सर्वे है तब तो समझ आता है, लेकिन अगर इसका आधार सर्वे है जी, सर्वे है, अगर इसका आधार ये है कि जितनी कंप्लेंट्स पुलिस में जिस शहर में हुई है ज्यादा, उसको आप असुरक्षित मान रहे हैं, तब तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही क्लियर पिक्चर नहीं होगी। मैं बताती हूँ, दरअसल ये जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि 31 शहरों में करीब 12,770 महिलाओं को शामिल किया सर्वे में, उनसे बाकायदा पूछा और हर शहर के बारे में जानकारी जुटाई, उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई। ठीक है, अगर इसका आधार सर्वे है तब तो हम इसको मान सकते हैं कि सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि जहां तक पुलिस में रिपोर्ट करने की बात है, पुलिस में रिपोर्ट ना होना या ज्यादा होना, इन दोनों को हम अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। अगर पुलिस में रिपोर्ट ज्यादा हो रही है तो हम ये मान सकते हैं कि महिलाएं ज्यादा सजग हैं और पुलिस स्टेशन तक जा पा रही हैं। कई बार भी होता है कि महिलाएं घटनाएं होती रहती हैं और पुलिस तक जाती ही नहीं, थाने में जाती ही नहीं, क्योंकि वहां पर और ज्यादा असुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। थाने तक जाना महिलाओं के लिए और ज्यादा उनके लिए खतरे की चीज समझ में आती है। तो ये दो नजरिए हैं। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रही हैं कि महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, महिलाएं असुरक्षित हमेशा ही महसूस करती हैं, चाहे वो घर में हो, घर के आसपास हो, सड़क पे हो या भीड़ भाड़ की जगह पे हो, कहीं पर भी हो, कोई भी स्थान, कोई भी जगह महिलाओं के लिए सुरक्षित फुल प्रूफ आप नहीं कह सकते हैं कि वहां, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, मतलब कहीं पर भी, क्योंकि जो एक हम लोगों की एक समाज की व्यवस्था है, वहां पर महिलाओं को एक अलग नजरिए से देखा जाता है और उसी को ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे कि हमारी साइकोलॉजिस्ट जो बैठी हैं उन्होंने बताया कि चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिल्में हो, चाहे गाने हो, चाहे कहानियां हो, उसमें तो हमेशा ही एक अट्रैक्शन के लिए, एक ग्लैमर के लिए ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। बिल्कुल, हाँ, प्रस्तुत किया जाता है। चाहे आप रेजर का, आप चाहे पुरुषों के अंडरवियर का एड देखेंगे, उसमें भी महिला दिखाई देगी। देखिए उसमें क्या उसकी प्रासंगिकता है, लेकिन हर चीज में जहाँ कुछ चीज बेचनी है, बेचने के लिए महिलाओं को वहां पे खड़ा कर देते हैं। तो उससे यही पता चलता है कि महिलाओं को एक उपयोग की चीज, एक उपभोक्ता की नजर से देखा जाता है कि हम इनको कितना सजा धजा के प्रस्तुत कर सकते हैं और हम कस्टमर्स को अपनी तरफ ला सकते हैं। तो ये जो एक चीज हो गई है, ये एक मानसिकता हो गई। अभी आजकल आप देखिए सोशल मीडिया पे जितनी भी रीलें बना बना के लोग डालते हैं, लड़कियां, अभी एक मर्डर भी हमारे ग्रेटर नोएडा में एक बहुत ही भयानक केस सामने आया है, जिसमें कि आग जला के उसको, महिला को मार दिया गया है। तो उसके पीछे भी वजह यही समझ में आ रही है लोगों को, जो सुनने में आ रहा है कि वो रील बना बना के दोनों बहनें डालती थी और ब्यूटी पार्लर उनका था, उसको लेके घर में कल आती। तो हमारे यहाँ पर जो समाज की एक सोच है, इसमें सिर्फ पुरुषों को मैं नहीं कहूंगी, इसमें स्त्रियों का भी एक योगदान है कि वो भी अपने आप को, हालांकि मैम उस मामले में तो कई समय समय पर कई और भी बड़ी बातें सामने आ रही हैं, हालांकि बहुत अलग अलग पॉइंट्स जो हैं उसमें सामने आए हैं। लेकिन अपने दर्शकों को मैं ये जरूर बताऊं अपनी चर्चा में आगे बढ़ने के लिए, आखिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उसका डेटा क्या कहता है। NCRB का डेटा अगर पिछले 5 वर्षों में बात करूं तो 2020 में, ये मैं सिर्फ डेटा जो है, ये आंकड़ा जो है सिर्फ महिला अपराध का बता रही हूँ, 3,71,503 मामले जो है दर्ज हुए। ये वो हैं मामले जो दर्ज होते हैं, हालांकि इनका अलग अलग क्राइटेरिया हो जाता है, छेड़खानी का, महिलाओं के साथ क्रुएलिटी का वो अलग। लेकिन 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 4,28,278 हुआ,
लगभग 15.3% वृद्धि हुई है महिला अपराध में। 2022 की अगर बात करें तो उसमें और भी ज्यादा वृद्धि देखी गई। ये 4,45,256 मामले हुए और बताया ये जा रहा है बहुत गंभीर। अगला पॉइंट सुनिएगा, 51 FIR प्रति घंटे जो है वो दर्ज की गई है। और ये तब मामला है डॉक्टर सुगंधा जब ऐसे मामले जब सामने आए हैं जो रिकॉर्ड होते हैं। कई बार तो लड़कियां रिकॉर्ड भी नहीं करती हैं, कई बार तो मामले रिकॉर्ड तक नहीं होते हैं। अपने आप में ये भी बहुत बड़ा विषय हो जाता है। हमारे साथ में निशांत हाशमी जी भी जुड़ चुकी हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं THGA की। निशांत हाशमी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आप ही से सवाल मैं भी ये करने जा रही हूँ, ये जो रिपोर्ट आई है इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने रिकॉर्ड बताया NCRB का, वो आंकड़े वो हैं जो दर्ज हुए। कई मामले होते हैं जिन्हें महिलाएं लड़कियां खुद अवॉइड करती हैं कि अरे कौन इस झमेले में पड़ेगा, जस्ट अवॉइड, अपने आप मामला शांत हो जाएगा। मैम अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। निशांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मैं दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ, कराती हूँ। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं पहुँच रही है। डॉक्टर सुगंधा जी। जी, आपसे थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि ये तो वो हैं जो केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। अच्छा, ना रिकॉर्ड होने की एक वजह केवल ये नहीं है कि कौन झमेले में ना पड़े। हर लेवल पे अगर एक लड़की, एक औरत कुछ रिपोर्ट करना चाहती है तो फर्स्ट स्टेप से ही उसमें रुकावटें होती है। परिवार वाले कहते हैं बेइज्जती होगी, शर्मिंदगी होगी, क्या होगा, कोई बात नहीं, तो चलता रहता है, तुम ध्यान रखा करो, है ना। मान लीजिए मैरिड फीमेल है तो उसके सास ससुर पति कहेंगे, नहीं तो माँ बाप अक्सर कह देते हैं, है ना। मान लीजिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में होती है तो वही लोग दबाना चाहते हैं। आप पुलिस स्टेशन यदि पहुंच भी गए तो उस वहां पर भी इस तरीके के सवाल जवाब होते हैं, हंसी मजाक होता है, फीमेल ऑफिसर्स होती ही नहीं है, सेंसिटाइजेशन होती नहीं है कि वो लड़की बेचारी उस डर से भी पीछे हट जाती है जैसे आपने कहा। और मान लीजिए कोई हक की लड़ाई करना भी चाहे तो ये लड़ाई इतनी लंबी है और इतना अनसपोर्टेड है कि लड़की का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। तो बहुत से मामले कई कारणों से आगे नहीं पहुंचते, रिकॉर्ड्स के रजिस्टर में नहीं चढ़ते। नंबर 2, कुछ चीजों को तो लड़कियां भी शायद नहीं जानती है कि ये क्राइम है। भद्दी टिप्पणी कर दिया, आप सड़क पे जा रहे हैं, सीटी बजा दी, आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने आगे पीछे हाथ मार दिया। बहुत सी लड़कियां इसको, छेड़खानी को, ये मानती ही नहीं है कि ये क्राइम है। और देखिए, मैं एक मनोचिकित्सक हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, इवन मैरिड फीमेल्स जो आती हैं, कभी कभी ऐसी चीजों का इतना बड़ा ट्रॉमा लेके आती हैं कि सीवियर डिप्रेशन, सीवियर एंजाइटी, पैरानोइया, इंसोम्निया, यहाँ तक कि कई बार बचपन में हुए दिक्कतों की वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ में संबंध भी बनाने में डरती हैं। उतनी तकलीफदायक स्थिति से डॉक्टर सुगंधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही, क्योंकि मैं भी अपने आसपास कई लोग इस तरह से टकराए, खासतौर से कई लड़कियां भी जो अब शायद उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन उनके पास में इतनी बुरी मेमोरीज हैं और बुरी मेमोरीज को देने वाला कोई और व्यक्ति नहीं। शुरुआत उनके घर से ही हो सकता है, अपने किसी करीबी रिश्तेदार से छेड़छाड़ या बुरे बर्ताव या बुरी नज़रों से उसका शिकायत हुई और उनके मन में यही कसक रहती है कि शिकायत आखिर किससे की जाए, क्योंकि वो तो हमारे अपने हैं जी, चाचा, मामा, पापा, भाई, XYZ, कोई भी जी, चचेरा भाई, मौसेरा भाई। और जैसे मैंने कहा, फर्स्ट स्टेप तो परिवार से ही होता है कि अगर बच्चा कह भी दे तो उसे रोक दिया जाता है कि हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, हमारा घर खराब हो जाएगा। पहले तो लड़की पे विश्वास ही नहीं किया जाता कि चाचा, मामा, ताऊ कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल तुम झूठ बोल रही हो। तो लड़की ही हिचक में नहीं बोल पाती है। यदि मान लीजिए वो कह भी देती है तो पहला रिएक्शन रिश्ते बचाने का होता है, ना कि बेटी को सहारा देने का। फिर तीसरी चीज, जो समाज में बेइज्जती होगी, लीगल प्रोसेस में क्यों जाना है, क्या करना है। और ये उत्पीड़न, ये सेक्सुअल कह दीजिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस कह दीजिए, बहुत बार घरों से ही होती है। हमारे पास बहुत बार ऐसे बच्चे आते हैं, कोई 25 साल की उम्र में आता है, कोई 40 साल की उम्र में आता है, जो पुरानी मेमोरीज को लेकर के बताते हैं कि जी हम इतने साल के थे तो ये 6 साल लगातार हमारे साथ ऐसा होता रहा, लेकिन मैं आज भी अपने घर में ये चीज बता नहीं पाई हूँ। लेकिन जब भी पति टच करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा डर लगता है और आज भी मैं उस सदमे से उभर नहीं पाई।
ये कितना चिंता का विषय है और कितना गंभीर हो जाता है, क्योंकि आज भी हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि भारत के किसी कोने में ऐसी ही कोई लड़की इसी तरह से हादसे का या फिर इस तरह के घटनाओं का शिकार होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई चीज़ें ऐसी ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको फिजिकली हैरास करे, मेंटली और सोशली हैरेसमेंट उससे भी और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। हमारे साथ में इस समय सीनियर एडवोकेट पूजा अरोड़ा जी भी हमारे साथ में जो है वो जुड़ रही हैं, अगर जुड़ गए हैं जी तो उन्हें भी प्लीज़ स्क्रीन पर लेकर आइएगा। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। आपसे जानना चाहूँगी पूजा जी, ये रिपोर्ट आई है वो अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति दर्शाती तो है, लेकिन आखिर लॉ क्या कहता है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? अगर मैं बहुत सामान्य लॉ की अगर बात करूं, खासतौर से वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर, हम बात करते हैं पॉश नीति की, लेकिन आखिर उसके कितने मामले सामने आते हैं? क्या हर जगह पर ये है या फिर महिलाएं उसको लेकर आगे बढ़ती भी हैं या नहीं बढ़ती हैं? जी, पॉश को लेकर अवेयरनेस अब शुरू हुई है, मगर अभी भी महिलाएं इसको लेकर ओपनली और फ्रीडम के साथ सामने नहीं आती हैं। कोशिश करती हैं कि मामला दब जाए, कहीं हमें नौकरी में परेशानी ना आ जाए। इसको लेकर वो खुलकर सामने नहीं आती हैं। फिर उनको एक डर और भी रहता है कि अगर मैंने पॉश का कुछ प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी तो ये फीडबैक, अगर मैं ये जॉब छोड़ भी दूं, अगली जॉब में जाऊं तो वहां भी मुझे इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कानून सख्त हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, मगर अभी भी चीजों को लेकर इतना लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं या डरते हैं कानून के सामने आकर मदद मांगने से।